ठीक है, डन। करें, स्टार्ट करें। क्या किया बताओ? पेपर कर लिया है? इन्होंने तो बोला कि देखा है, उसने बोला मैंने देख लिया सॉल्यूशन सारे। उसने भी देख लिया है, ये दोनों ने नहीं देखा, अभी टू बी डन में। तुमने देख लिया है लास्ट के कुछ क्वेश्चन को? देखने बाकी हैं, आज देख लोगे? ठीक है, आज फिर एक और मिल जाएगा इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना? उसको उसमें से देखो, वो टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए किया था, मैंने सोचा था क्लास के ऊपर थोड़ा सा जितना बचा हुआ है, जो जो मैं चाहता हूँ कराना, उसको कंप्लीट करा लूँ। तो तेरे आने से पहले एक चेकलिस्ट बना रहा था मैं। ये चीज़ें हैं जो हम लोग अभी फिलहाल करेंगे। उसके बाद स्फीयर का पार्ट है, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो सर्कल से रिलेटेड है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो ये टॉपिक सभी हम लोग को डिस्कशन करना है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो कल ही के पेपर में मैंने डाला था, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का। तो हो सकता है वो तूने जब पेपर देखा होगा, डिस्कशन वीडियो, तो उसमें वो क्वेश्चन आया होगा। तो सब, हाँ, ऑप्शन पुट करके किया है, नहीं मेन मेथड है इसका, उसको सीख लो क्या होता है। देखो, प्लेन के चारों फॉर्म सभी याद हैं? बोलो। आर एन ये सब ऐसे नहीं बोला जाता है। आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। क्या होता है बताओ, कौन सी चीज इसमें, कौन सी चीज क्या है? किसका है आर? किसका पोजीशन वेक्टर होता है? एनी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। एन कैप क्या चीज है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। इसका कार्टेशियन फॉर्म प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। इसमें से ए बी सी जो है, दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और डी हो गया डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन। अच्छा, सेकंड फॉर्म बताओ। ये तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये दूसरे फॉर्म में क्या चेंज होता है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। अब बताओ इसमें क्या, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। ए क्या है? गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। एन परपेंडिकुलर वेक्टर, इसका कार्टेशियन नहीं। सोचो, देखो, ये तो ए तो पहले लिख लो, एक्स है, ये x1 है, तो x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1, जिसमें ए बी सी हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट वेक्टर। हाँ, इसमें डी नहीं आता, इसमें डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं हो रही। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ पे वो यूनिट वेक्टर नहीं होता है। और x1 y1 z1 हो गया पासिंग पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन है, और x y z एनी पॉइंट हो गया। अच्छा, इसका एक तीसरा वाला जो था, जिसमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है, उसका क्या क्या बताया था? आर माइनस ए डॉट, हाँ हाँ, क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। ये इसमें से ए बी सी जो हो जाएंगे, दे आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दोस थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जिसके थ्रू प्लेन तुम्हारा पास कर रहा है। अब इसका वो बताओ, कार्टेशियन। उसके बाद ठीक है, Z2 माइनस Z1, और लास्ट वाले में X3 माइनस X1, Y3 माइनस Y1, Z3 माइनस Z1। इस पूरे का डिटर्मिनेंट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। लास्ट फॉर्म जो कि हर किसी को याद रहेगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू वन। ये इसको हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें जो प्लेन होता है वो तीनों एक्सिस के ऊपर में कुछ ना कुछ हिस्सा कट कर रहा होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसे 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 ऐसे। ये बन गया तुम्हारा प्लेन। यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सी है। इसको यूज करके हम लोग इसका फॉर्म बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने तीन चीजें बताई थी। एक था एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दूसरा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तीसरा था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, और बाद में इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। इनके फॉर्मुला जरा जल्दी जल्दी हो जाए। ये रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन जल्दी। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। हम्म हम्म सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल डी। ये रहा पॉइंट x1 y1 z1 जो कि क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा। ये रहा प्लेन, इसके साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। प्लेन की इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा, अब दो प्लेन के बीच का एंगल वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में
एक सेकंड, b1 कहाँ से आ गया भाई? आर वेक्टर डॉट n1 इक्वल्स टू d1, आर वेक्टर डॉट n2 इक्वल्स टू d2। अब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन का n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में ले आओ। मतलब ऐसे दो प्लेन होंगे, एक में a1x प्लस b1y प्लस c1z। हाँ, कॉस थीटा क्या? अपॉन रूट ओवर ऑफ ये सब। और इसमें जब भी ये आएगा तो इसका मतलब है कि वो दो कंडीशन अपने आप अटैच हो जाएंगे। अगर परपेंडिकुलर है तो न्यूमरेटर वाला पार्ट 0, अगर पैरेलल है तो उनका रेशियो 1 इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया तुम्हारा, क्या था नेक्स्ट? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। उसमें दो प्लेन्स हैं, आपस में पैरेलल हैं, इक्वेशन देख के पता चल जाएगा कि पैरेलल है भी या नहीं। हाँ, इनके बीच का डिस्टेंस, हाँ d1 माइनस d2, क्योंकि यही दोनों चीज़ें अलग होंगी। और नीचे में अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इमेज निकालना है किसी भी पॉइंट का रैंडम x1 y1 z1 विथ रिस्पेक्ट टू अ प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। इसमें मैंने बताया था ये m, और इसके नीचे p डैश ले लो h k l। हाँ, इसका तरीका बता दिया जो स्ट्रेट लाइन से रिलेट कर दिया था। h माइनस x1 अपॉन a, k माइनस y1 अपॉन b, l माइनस z1 अपॉन c। ये भी सी यहाँ से खींचा। माइनस ऑफ 2 ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में, बस इसमें अंडर रूट नहीं लगाते हैं, ठीक है। अरे मेन मेथड से कर सकते हैं। मेन मेथड मैंने कल लाइन का तुम लोगों को बता ही दिया था, प्लेन को भी वैसे रिलेट करके करो। उसके डायरेक्शन रेशियो के साथ में तुमको, हाँ बस बस वहाँ से तुमको पॉइंट एम तक पहले पहुँचना पड़ेगा डी आर लेके, जैसे हमने उसमें पहुँचे थे, जैसे उधर किया था ना। इसमें दिया हुआ तुमको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ना। हाँ, तुम इसको लेट करके कर सकते हो या फिर इस पूरे का डायरेक्ट ले लेना। इसके साथ तो परपेंडिकुलर ही बना रहा है ना ये, तो फिर वहाँ से तुम्हारा वो जो वैल्यू है ए का, वो वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास में। तुम इसको याद रखो, ये कर लो ना, क्यों उसके अंदर और घुस रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर में, तो दैट ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, जो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके इंटरसेक्शन से, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि मान लो ये है तुम्हारा पहला प्लेन और ये है तुम्हारा दूसरा प्लेन, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से हमने तीसरा प्लेन निकाला। कुछ ऐसे निकल सकता है वो प्लेन। तो ये है तुम्हारा सपोज P1, ये है तुम्हारा P2, और ये तुमको निकालना है P3। ये बिल्कुल सेम हो जाएगा सर्कल की तरह। सर्कल में दो सर्कल के इंटरसेक्शन से तीसरा सर्कल जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं उसका इक्वेशन? P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल्स टू 0। अब उसमें लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दिया होता था, यहाँ पे भी कंडीशन दिया होगा, या तो पॉइंट दे देगा या फिर एक और तरीके से भी पूछ सकता है। अब ये दोनों तरीके सीख लो, एक पॉइंट वाले तरीके से होगा, एक परपेंडिकुलर वाली कुछ बात वो छेड़ेगा। तो इन दोनों को समझना, हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ही बना देता हूँ। पहली प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 5z माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक थर्ड प्लेन निकालना है, उसकी इक्वेशन बतानी है, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। हाँ, तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले हाँ लिखो, पहले पहला वाला प्लेन लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 5z माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन में एक्स वाई जेड के अलावा कौन सा कांस्टेंट बाकी है? लैम्डा। तो उसको निकालने के लिए ये तुम्हारा जो पॉइंट है 1,1,1, इसको उठा के एक्स वाई जेड के जगह पुट कर दो। जैसे एक्स वाई जेड की जगह 1,1,1 पुट करोगे तो लैम्डा की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसको वापस डाल देंगे, जैसा हम लोग सर्कल में करते थे सेम टू सेम यहाँ पे करना है। अच्छा, इसी में एक और कंडीशन वो क्या दे सकता है? मान लो पॉइंट ना मैं एक और बता रहा हूँ ना, अगर पॉइंट नहीं दिया तो वो तुमको एक और प्लेन बताएगा जो कि इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो। किस प्लेन के साथ? ये जिसका तुम इक्वेशन निकालना चाहता है। मान लो मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन के एक्सटेंशन में, इसको छोड़ दो कि पॉइंट दिया है, उसने तुमको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स
and perpendicular to a plane whose equation is say 5x minus 7y minus z plus 2 equals to 0। अब ये क्वेश्चन पॉइंट की कोई बात नहीं कर रहा, वो सीधा बोल रहा है कि ये जो थर्ड प्लेन जिसकी तुम इक्वेशन निकालना चाहते हो, जिसको तुम आधा से ज़्यादा लिख चुके हो, उसमें से लैम्डा की वैल्यू निकलवाने के लिए उसने बोला है कि ये इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। अब इसको कैसे यूज़ करोगे? नहीं, तो इसका डायरेक्शन रेशियो वैल्यू निकालो। इसका डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो? एक्स का कोफिशिएंट ए बी सी। हाँ, तो इसको साइड में लिख लो पहले, 2 + 3 लैम्डा। अब बताओ इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5। परपेंडिकुलर का कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं इसके अंदर, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 करेंगे। अब इसका दूसरा वाला को कंपोनेंट बोलो, y वाला 3 - 4 लैम्डा। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? -7 के साथ। आगे बात समझ में? और लास्ट में -5 + 5 लैम्डा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1। इसको इक्वल करोगे 0 के साथ। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और उसको उठा के वापस इस इक्वेशन में डालोगे, आंसर आ जाएगा। आया कुछ समझ में? एक ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर जो अगला कंसेप्ट है वो होता है, हाँ, पैरेलल होगा तो रेशियो ले लेंगे। पैरेलल के भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे, जब प्लेन्स पैरेलल होते हैं तो हाँ, a1/a2, उसमें जो भी k वाली वैल्यू बच रही होगी, लैम्डा वाली वैल्यू बच रही होगी, वो निकल आएगी वहाँ से। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाता है कि एक लाइन है, उसको प्लेन के ऊपर लाई करवाना है तुमको। पूछेगा मतलब व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन सच दैट अ लाइन शुड लाई ऑन अ प्लेन और द प्लेन इज कंटेनिंग द लाइन। दोनों का मतलब एक ही है। तो बदले में तुमको क्या करेगा? एक प्लेन का इक्वेशन दे देगा और एक लाइन की इक्वेशन दे देगा। अब ये तो याद है ना लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तुम कैसे पता चले करेगा कि ये लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई करता भी है या नहीं? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, ये जो पासिंग पॉइंट है ना x1 y1 z1, वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये पहला हो गया। क्या है पहला? पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन मस्ट सेटिस्फाई द प्लेन। इस बात को अगर मैं कंडीशन बना के लिखूं तो क्या बनेगा, बताना जरा। मेरा पासिंग पॉइंट x1 y1 z1, वो इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। a x1 + b y1 + c z1 + d इट शुड बी इक्वल्स टू 0। एक तो ये हो गया। दूसरा, तुमने पढ़ा होगा कि जब एक लाइन को तुम ड्रॉ करते हो 3 डायमेंशनल प्लेन में, तो उसके साथ में एक वेक्टर पैरेलल चलता है जिसके डायरेक्शन रेशियो यहाँ लिखे हुए हैं ABC। और जब तुम एक प्लेन को प्लॉट करते हो 3 डायमेंशनल प्लेन में, तो उसके साथ में एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। अब पैरेलल वाला तो तुमने दिखा दिया ABC, यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है ये वाला ABC। तो एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। तो इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पैरेलल वेक्टर, कौन सा वाला जो लाइन के साथ पैरेलल वेक्टर है, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन रेशियो ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये बात समझ में आई क्या? अब हम लोग के पास में क्या बच गया फिर यहाँ पे? AA + BB + CC मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दोनों पॉइंट समझ में आए? क्वेश्चंस बने हुए हैं इसके ऊपर में। वो तुमको क्या करेगा? एक लाइन की इक्वेशन दे देगा, पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज परपेंडिकुलर विद दिस लाइन। तो वहाँ पे तुमको क्या करना है? एक तो तुम ये डायरेक्शन रेशियो वाले कंसेप्ट से चेक कर सकते हो, पासिंग पॉइंट से भी चेक कर सकते हो, कई बार दोनों का यूज़ करके भी अपने आप को फुली वेरीफाई कर सकते हो। और इसी से स्टार्ट मतलब ये होगा कि एंगल कैसे निकालते हैं लाइन और प्लेन के बीच, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब तुम्हारे पास में सपोज कर लो लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ओए हाँ, प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और प्लेन की मैंने बोला था यहाँ पे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी कर लो। अब यहाँ पे फॉर अ चेंज क्या होगा? साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा होता है बी डॉट एन कैप, माने बी डॉट एन वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे चेंज क्या आया है? साइन थीटा आ गया। और यही अगर कार्टेशियन फॉर्म में है, अब कार्टेशियन फॉर्म में बताओ जल्दी से, लाइन की इक्वेशन अभी हमने पढ़ा, x - x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b
इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। प्लेन की इक्वेशन साइड में लिखी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। अब बताओ इस केस में एंगल का फॉर्मूला साइन थीटा क्या बनेगा, क्योंकि साइन थीटा ऑलरेडी आ चुका है। बोलो, गेस कर लो ना। बी और एन की वैल्यूज को वहां पे देखो क्या है, ए बी सी और यहाँ से ए बी सी। हाँ तो फिर ए प्लस बी बी प्लस सी सी और अपॉन में अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और छोटा वाला अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे। और अभी फाइनल इसमें एक और आएगा, लाइन जब प्लेन को इंटरसेक्ट करता है तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो कैसे निकाला जाता है, सब्जेक्टेड टू डिफरेंट कंडीशंस। सो लिख रहे हो? हाँ तो नोट डाउन कर लो पहले एक बार। नहीं, इसमें पता है क्या हो रहा है, ये जो दोनों है ना, ऐसे वाला और ऐसे वाला, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर ले रहे हैं, इसलिए वहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है साइन थीटा में, इसीलिए वो चेंजेस है, अदरवाइज कॉस थीटा ही लेना पड़ता। तो ये दोनों ही फॉर्मूला में कॉस थीटा ही है, लेकिन चूंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो वो कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, डन। अब देखो थ्योरी का आने के बाद आज मैं थोड़ा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके ऊपर में, क्योंकि हम लोग अभी क्वेश्चंस थोड़े नहीं कर रहे थे, तो ये सब कंसेप्ट जो है ये तभी बैठेंगे दिमाग में जब इनके क्वेश्चंस होंगे साथ में। असाइनमेंट बुकलेट को रेडी रखना, थोड़ा बुक से भी कर लेंगे। चलो, इसके बाद लाइन प्लेन की आखिरी चीज होती है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। अब इसमें क्या होगा, वो तुमको एक लाइन की इक्वेशन दे देगा, एक प्लेन की इक्वेशन दे देगा, और वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा कि किस पॉइंट पे लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब सोचो क्या हो रहा है, देखो ये है तुम्हारा प्लेन और ये सपोज कर लो लाइन, जैसे ये मेरा हाथ एक प्लेन है, इसके अंदर से इसको घुसा दिया तो कुछ पार्ट इधर आ जाएगा, कुछ पार्ट इधर आ जाएगा, वो भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो सोचो ये जो लाइन है, अगर मैं इसकी इक्वेशन ना दे के मैं सिर्फ इसका एंड पॉइंट दे दूं तुम्हें x1 y1 z1 और इसको कर दूं x2 y2 z2, और प्लेन की भी इक्वेशन ना देके मैं सिर्फ ऐसा कुछ लिख दूं कि इट इज एक्स वाई प्लेन, और मेरा क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। स्टेप नंबर 1, कभी भी लाइन की इक्वेशन ना देके एंड पॉइंट्स दिया हुआ है तो वी हैव ए फॉर्मूला टू कन्वर्ट दैट इनटू इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन से वाले फॉर्मूला से कन्वर्ट करोगे? हाँ नहीं, हाँ 3D में हमने 2 पॉइंट फॉर्म, 2 ही तो फॉर्म पढ़े हैं लाइन के, तो उसके हिसाब से लाइन की इक्वेशन हो गई x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्या यही तो ABC होता है अपना? इसको किसके इक्वल करना है पहले भी बता चुके हैं हम लोग, डिस्कस कर चुके हैं इस तरह की चीज़ें। किसके इक्वल करो? के। तो यहाँ से तुमको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन क्या ये वैल्यूज ऐसे नंबर्स में आएगा या के फॉर्म में आएगा? के फॉर्म में आएगा। अब बताओ क्या ये जो वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड की वही है ये वाला पॉइंट? तो डेफिनेटली ये इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई प्लेन बोला है तो तुम जेड को 0 कर दोगे। दैट मीन्स जब तुमने यहाँ कुछ वैल्यूज निकाली होंगी तो हो सकता है उसमें से जेड आया होगा 2k माइनस 1, तो तुम्हें एक्स वाई प्लेन अगर दिख रहा है तो इसको क्या करोगे, 0 के इक्वल कर दोगे। अब तक तुमको k की वैल्यू मिल गई 1/2। और एक चीज़ पहले ही क्लियर हो गया कि ये जो भी ऑप्शन में पॉइंट्स दे रखे होंगे उसमें से पहले ये पिक कर लेना, उसमें से 3 ऑप्शन के होंगे जेड कोऑर्डिनेट 0। अब इस हाफ को लेके एक्स और वाई में पुट करोगे तो वो जो के टर्म्स में वैल्यूज होंगी वो सब तुमको वैल्यूज में कन्वर्ट करा देगा। ये पहला तरीका जिसमें वो तुमको इस क्वेश्चन को देगा। अभी एक्स वाई प्लेन की जगह वाई जेड प्लेन दे सकता है, जेड एक्स प्लेन दे सकता है, उसमें सिर्फ ये चेंजेस होंगे। दूसरा, वो तुमको लाइन की इक्वेशन दे देगा, तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, और प्लेन की इक्वेशन भी दे देगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये वाला फॉर्म। अप्रोच तुम्हारे लिए आसान हो गया क्योंकि ये काम वो ऑलरेडी तुमको करके देगा, क्योंकि एक तो है कि तुम बना रहे हो खुद से। मान लो ये लाइन तुमको वैसे ही दे दिया फॉर्म में, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। क्वेश्चन अभी भी सेम है कि ये लाइन इस प्लेन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। बोलो क्या करोगे? मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे ही बता दूंगा। बोलो, अरे ये लाइन इस प्लेन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है, फाइंड करना है बस। के इक्वल करोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन इस बार एक्स वाई जेड की वैल्यू के टर्म्स में आएगी, इसमें पुट कर दोगे। अब इस इक्वेशन में के ही रह जाएगा खाली, उससे के की वैल्यू मिलेगी, उसको वहाँ पुट करोगे, एक्स वाई जेड पॉइंट मिल जाएगा। ये आ गया समझ में? ये तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है।
और इसी के अंदर एक छोटा सा लास्ट कंसेप्ट और रह जाता है कि जैसा मैंने अभी बोला कि ये पॉइंट तुमको मिल जाएगा, तो एक तो है कि तुम ये पॉइंट निकाल रहा है, उसके बाद इस रेशियो को निकाल रहा है। एक है कि वो तुमको बता देगा कि ये है तुम्हारा एक लाइन जो कि इन दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, तो ये जो आप प्लेन को कट करेगा तो वो प्लेन को किस रेशियो में डिवाइड कर देगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, ये लाइन है, ये मेरा आते वाली प्लेन है, ये इसके अंदर से निकल गया, तो इसका कुछ हिस्सा इधर रहा, कुछ हिस्सा इधर रहा, दैट m/n रेशियो तुमको निकालना है। हाँ, या लाइन किस रेशियो में प्लेन को कट करेगा, बात तो वही हो गई। तो तुम लोगों ने एक कंसेप्ट इसका पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, एक बार याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, शायद याद भी हो। तुमको एक लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2, इसको एक लाइन ऐसे काटता हुआ चला गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सपोज ये उसने p पॉइंट में कट किया है, m/n मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है तुम लोग को, बोलो m/n इज इक्वल्स टू माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में ax2 प्लस by2 प्लस सी। तो सोचो इसी बात को अगर हमने यहाँ रिलेट कर दिया, अब ये है तुम्हारा लाइन की जगह प्लेन, और ये लाइन जिसका एंड पॉइंट तुमको दे रखा है x1 y1 z1, और ये दे रखा है x2 y2 z2, और प्लेन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट है। अब बताओ इसका क्या फॉर्मूला निकालोगे m/n, m/n, हाँ, माइनस ब्रैकेट बना लिया ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन में ax2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस डी। यहाँ देखो कहीं पे भी मॉडुलस नहीं है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कई बार ये आंसर नेगेटिव में भी आ जाए। मान लो कभी आ गया 2:3 नेगेटिव में, तो वो एक्सटर्नली को टिक मार देना, और कुछ नहीं करना कि माइनस को जबरदस्ती हटा दे रहे हो। या ये आंसर है माइनस माइनस आ गया तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो उतना रहेगा, रेशियो इंटरनली हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आ गई हैं थोड़ी बहुत? पूरी तो तभी मानूंगा जब कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। लाओ निकालो, बुक निकालो, एक बार थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर में। लो, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बताया है, लेकिन आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया है। ये 4 चीज़ें बताई थी, ध्यान रखना। बैग को एक तरफ ये कर लो, असाइनमेंट एक ही लाया है। लो, एक मुझे दे दो, दे दो यार। अब जैसे तुम्हारे असाइनमेंट बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक क्वेश्चन है 20 नंबर, पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 20। तुम यहीं देख लो, यहाँ देख लो। क्वेश्चन कह रहा है द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 -1 एंड 3 -1 2। ये तुमको एक लाइन के दोनों एंड पॉइंट दे दिए, और वो तुमसे पूछ रहा है कि ये दोनों किस पॉइंट पे मीट करेंगे YZ प्लेन को, मीट्स YZ प्लेन एट विच पॉइंट। करो एक बार, देखें तुम अपने अपने कॉपी में करो जितना समझ में आए, डोंट सी, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे लिख दूंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो बस करके देखो कि वो सब याद है या निकल गया दिमाग से। और तुम लोग तो पहली बार ही कर रहे हो, तो आराम से देखो करके। जीरो, तो पहले क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में तो कोई गलती नहीं है, तुम्हारा आंसर क्यों गलत आ रहा है फिर? 0 इज ओके, वो तो बताया चल ही रहा है कि YZ प्लेन है तो x 0 ही होगा, अभी भी गलत ही है। अब एक कोऑर्डिनेट सही हुआ है, दूसरा गलत हो गया। जो भी पॉइंट आएगा उसमें एक चीज कंफर्म है कि x कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, बाकी दोनों सही होने चाहिए। हाँ, फाइनल आंसर इज 0, 7/2, -5/2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ये कैलकुलेशन एरर हो सकता है, वहाँ शायद ऑप्शन हो तो कर लो जल्दी। तो तुमको करना कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा फॉर्मूला में डालते हैं x -1/2
y माइनस टू अपॉन माइनस थ्री, जेड प्लस वन अपॉन थ्री, ये सबने लिखा था। देखो एक बार इसको किसके इक्वल करोगे, के। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2k प्लस वन, वाई की वैल्यू आ गई माइनस थ्री के प्लस टू, और z की वैल्यू आ गई 3k माइनस वन। हमें किसको जीरो करना है, x को, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। अब इसको यहाँ पे डाल लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2 प्लस टू विच इज इक्वल्स टू 7/2। ये तो आ गया 7/2, जीरो पहले ही आ गया था। और यहाँ डालोगे इस वैल्यू को, तो ये माइनस 3/2 माइनस वन, दैट विल बी माइनस 5/2, जो कि तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तुम्हें दे रखा है एक लाइन, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक लाइन दे रखा है x प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू माइनस का z प्लस टू अपॉन टू। अब इस बार लाइन बना बना के तुमको दे दिया है, और प्लेन की इक्वेशन दूसरे वाले फॉर्म में 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन अभी भी वही है, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। करो, उसी का सेकंड केस है। 2 6 माइनस 4, हाँ ठीक है। टू सिक्स माइनस फोर इसका फाइनल आंसर है। के की वैल्यू कितनी आई है, ठीक, 5k इक्वल्स टू 15 अगर होगा तो के 3 ही आएगा। ठीक है, आई थिंक उन्होंने कर लिया है, समझ में आ गया। फॉर द टाइमिंग तो समझ में आ गया जो पहली बार कर रहे हैं, और बाकी जिन्होंने पहले किया हुआ है वो तो भूलने वाली कोई चीज़ थी नहीं। एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकाली, जेड की वैल्यू निकाली, जो कि रेस्पेक्टिवली आ जाएगा के माइनस वन, 3k माइनस थ्री और 2k माइनस टू आएगा, लेकिन ये माइनस की वजह से ये माइनस 2k प्लस टू हो जाएगा। अब इनको उठा के यहाँ पुट करना है, इसको पुट करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब एक बारी बारी से यहाँ डाल लो, यहाँ डालोगे तो ये 2 देगा, यहाँ डालोगे तो ये 6 देगा, यहाँ डालोगे तो कितना दे रहा है ये -4, 2 6 -4 आ गया आंसर। उसके बाद एक जो अभी बताया था जिसके बेस पे वो रेशियो निकालते हो, वो एक क्वेश्चन करो, 32 नंबर है। तुमको दे रखा है एक लाइन की दोनों एंड पॉइंट्स ए एंड बी और प्लेन की इक्वेशन। लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स हैं 215 एंड 343, और प्लेन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1/2। तुम्हें बताना है कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये बताया था लास्ट फॉर्मूला जो था। ठीक है, इंटरनली ही आ रहा है ना, माइनस तो नहीं आ रहा। एक्सटर्नली दिया माइनस आएगा, माइनस नहीं रहेगा, इंटरनली है ना। हाँ 5/7 इंटरनली है, इसमें कुछ नहीं करना था। ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, इसका क्या फॉर्मूला था, m/n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d होल अपॉन में ax2 प्लस by2 प्लस cz2। बस ये क्वेश्चन वही है कि तुमको वैल्यू पुट करते समय इस माइनस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आराम से एक बार कर लेना। तो क्या बनेगा बताओ, 2 प्लस 1 माइनस 5 माइनस हाफ, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 3। बस इसको सॉल्व करो, यहाँ पे गलती क्या होगी, एक माइनस अंदर भी आएगा मेरे ख्याल से, तभी जाके वो 5/7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लो नॉर्मल वाले।
और ध्यान रखना आएंगे क्वेश्चन इसके अंदर से जरूर, कुछ ना कुछ ऐसा वो देगा जहाँ पे लाइन प्लेन को वो मिक्स करेगा। मैंने पहले भी बोला हुआ है तुम लोगों को। नहीं गिराना नहीं उसको, उसको मार रहा है। अबे वो जो कर रहा है उससे थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो गया फिर। तो कुछ लोगों को देखना होता है ना बाद में, इसलिए कह रहा हूँ। चलो देखो अब क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखो एक लाइन पूरा लिख दो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, जिसमें से पहला है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 और दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 7। ये P1 है, ये P2 है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसकी इक्वेशन दे रखी है x माइनस 5y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 5। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स के ऊपर अभी जो बात बोली थी उसके ऊपर एक क्वेश्चन। याद करो क्या समझाया था पहले, P1 प्लस लैम्डा P2 करके P3 बनाएंगे, परपेंडिकुलर की बात कही है तो उसको यूज़ करेंगे। एक बार कर लोगे तो याद रह जाएगा मेरा। हाँ, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल्स टू 0। फिर वो तो लिख लिया तुमने, इसको कैसे रिलेट करोगे परपेंडिकुलर वाली बात को? हम्म हम्म हाँ, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? -1 आ रहा है या 1 आ रहा है, देख लो। 1 आ रहा है, चलो वो तो पता चल ही जाएगा, इसलिए तुम लोगों को आंसर तक मैं वेट कर रहा हूँ। लैम्डा अगर 1 या -1 में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों ही केस में इक्वेशन फिर बदल जाएंगे। थ्री एक्स प्लस 4y प्लस 5z -8 इक्वल्स टू 0, ये आंसर गलत आंसर है ये। नहीं बे, पता है ये आंसर जो तुमने बोला है ये दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, लेकिन सही आंसर जब मैं देख रहा हूँ तो ये आंसर नहीं मार्क कर रहा है वो। इसका मतलब है कुछ तो ऐसा तुम लोग किए हो जो कि नहीं बुक में आंसर गलत नहीं है बे। तुम लोग कुछ मस्ती कर रहा है, लैम्डा निकालने में गड़बड़ किया होगा। हाँ अब सही हो गया, x प्लस 2y। हाँ, अगर लैम्डा की वैल्यू को चेंज किया तुम लोगों ने 1 की जगह -1 या -1 की जगह 1 कर दिया तो बोथ द ऑप्शंस आर देयर, वो गलत वाले ऑप्शन भी रखता है। 7 नहीं 6 आएगा। हाँ, वो तुम लोगों ने लैम्डा निकालते समय गड़बड़ की हुई है, वो गड़बड़ कोई भी कर सकता है और पता भी नहीं चलेगा कि गड़बड़ हुई है, क्योंकि ऑप्शन में दूसरा आंसर भी x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4z -7 इक्वल्स टू 0। अब इसको सेपरेट करते हैं, 1 प्लस 2 लैम्डा को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 1 प्लस 3 लैम्डा को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ, और 1 प्लस 4 लैम्डा को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ इक्वल्स टू 0। पहला वाला एज इट इज रहेगा, यहाँ से आ जाएगा -5 -15 लैम्डा और ये 3 प्लस 12 लैम्डा। अब सबको मिक्स कर दो, क्या यहाँ से सिर्फ माइनस लैम्डा आ रहा है और बाकी वैल्यूज को अगर देखें तो -5, ये 1 भी तो है, -5 3 + 1 4 4 - 5 इज, तो माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस। अब इसको उठा के डालना है तुमको अपने ये वाले इक्वेशन, तब वो आंसर को अपने आप बदल के बना देगा x प्लस 2y प्लस 3z
ऑप्शन के हिसाब से -6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कर लोगे, मतलब मैं इसमें ये नहीं सोच रहा कि तुम लोग नहीं कर पाओगे, तो छोटी मोटी गलतियां बस वहाँ पे मत करना। फाइनली इस चैप्टर के अंदर में आता है स्फीयर, और स्फीयर को मैंने बोला था कि मैं सर्कल से रिलेट कर दूंगा, तो जो भी फॉर्मूला सर्कल के अंदर पढ़े थे उनकी रिवीजन होते हुए जाएगी, स्फीयर के फॉर्मूलास चढ़ते हुए जाएंगे। तो याद दिलाओ मुझे, सर्कल के अंदर में हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था वो क्या था? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर h एंड k आर आवर सेंटर एंड r इज आवर रेडियस। अब यही सेम चीज जब हम लोग स्फीयर के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लिखेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें और बताने की जरूरत नहीं है कि ए बी सी जो है दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड आर एज यूजुअल रेडियस। अच्छा, इसके इमीडिएट बाद मैंने एक केस बताया था कि सपोज कर लो कि सर्कल का जो सेंटर है उसको हमने उठा के रख दिया ओरिजिन के ऊपर में, तो क्या चेंजेस आएंगे? ये जो h और k है ये 0 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे ए बी सी 0 हो जाएगा सेंटर ओरिजिन पे रखने पे, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नाउ दिस टू आर नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म, वो सर्कल का, ये स्फीयर का। उसके बाद इसमें आता था एक सेकेंड डिग्री फॉर्म। तो व्हाट इज दैट सेकेंड डिग्री फॉर्म इन केस ऑफ सर्कल? सेकेंड डिग्री फॉर्म इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें से सेंटर रेडियस, सेंटर निकालना है माइनस जी माइनस एफ, रेडियस निकालना है रूट का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सब्जेक्टेड टू 3 कंडीशंस। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी है, और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी है। क्या क्या होगा रेस्पेक्टिवली? ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ नेगेटिव, रियल, पॉइंट, इमेजिनरी। अब यही सेम चीज यहाँ पे लाओ। स्पेयर के केस में जब इसी के ऊपर क्वेश्चन, जब भी इक्वेशन आएगा इसी के फॉर्म में आता है, इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में एक जेड स्क्वायर भी, और यहाँ चेंज करोगे 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz, सी के जगह आ जाएगा d। अब इसमें बताओ सेंटर क्या बनेगा? माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू, और अगर रेडियस की बात करें तो अंडर रूट का यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर माइनस डी। कंडीशन अपने हिसाब से लिख लोगे, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर अगर डी से बड़ा है तो रेडियस ग्रेटर देन 0 होगा, ये रियल स्फीयर हो जाएगा। यही सेम चीज़ अगर इक्वल्स टू डी है तो हाँ, सब कुछ वही सेम रहेगा। वो मैं मत लिखवाना है, बस जल्दी जल्दी लिखवा दे रहा हूँ ताकि वो माइंड के अंदर रहे तुम्हारे। लास्ट वाला केस तुम्हारा रेडियस अंडर रूट का नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज योर इमेजिनरी स्फीयर। अब बताओ सर्कल में 2 पॉइंट फॉर्म या जिसको डायमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं वो क्या था? इसमें 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब होता है कि डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स हमें गिवन होंगे। ए बी सपोज कर लेते हैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ये सेंटर से पास कर रहा है, बोलो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। अब सोचो यही सेम चीज को अगर स्पेयर से रिलेट करें तो फिर इसमें क्या चेंजेस आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट के अंदर में एक जेड आ जाएगा, और अगर जेड आ गया तो फिर तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स को उसी के हिसाब से सेट कर लेना। बोलो क्या बनेगा? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस जेड माइनस z1 इंटू जेड माइनस z2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसी के साथ याद होते हुए चले जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बताओ ऑर्थोगोनल सर्कल क्या बताया था मैंने? ऑर्थोगोनल सर्कल उनको बोलते हैं जिनके टेंजेंट्स आपस में क्या बनाते हैं? 90 डिग्री। इसका एक कंडीशन मैंने लिखा था इसके नीचे, सर्कल की इक्वेशन से g1 f1 g2 f2 सब निकाल के 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 मस्ट बी इक्वल्स टू c1 प्लस c2। दैट इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल। अब गेस करो कि अगर तुम्हारा स्फीयर ऑर्थोगोनल हुआ तो क्या हो जाएगा? 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 मस्ट बी इक्वल्स टू d1 प्लस d2। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि दो स्फीयर की इक्वेशन दे के पहले ही बता देगा कि ऑर्थोगोनल है, वहाँ कोई कांस्टेंट छोड़ देगा u v w
डी की जगह में, और पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट। ठीक है। अच्छा, तुम लोग कुछ क्वेश्चन अभी शायद जो कल वाला पेपर था उसी में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसमें स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, वो पूछ रहा है कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, रियल टेंजेंट्स। उसका कंसेप्ट सर्कल वाला कंसेप्ट ही है। वो 5-6 केसेस जो बताए थे याद दिलाओ जरा। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो हाँ, उसका कंडीशन क्या होता है? हाँ, मतलब C1 C2 जो है वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। टचिंग के लिए क्या हो जाएगा? दोनों बराबर। इंटरसेक्टिंग के लिए दो चीजें वेरीफाई करना, डिफरेंस एंड द सम। ऐसे तो ये जो केसेस हमने वहां पढ़े थे ये केस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेम ही होगा। और अगर दोनों सर्कल इंटरनली एक दूसरे को एग्जैक्टली 1 पॉइंट में टच कर रहा है, उसका क्या कंडीशन था? ऐसा केस एग्जैक्टली 1 पॉइंट में इंटरनली टच कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली इक्वल्स टू C1 C2। और ऑर्थोगोनल स्फीयर हम लोग ऑर्थोगोनल नहीं, कंसेंट्रिक पढ़ा था हमने। कंसेंट्रिक स्फीयर पे क्वेश्चन बन जाते हैं। कंसेंट्रिक स्फीयर कौन से होंगे? एक ही सेंटर पे होगा। उसमें दो केसेस मैंने बताए थे कि मान लो एक स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है और उसके साथ में कंसेंट्रिक एक और स्फीयर बताना है, तो क्या करते हैं? क्वेश्चन आया था इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पेपर में मैंने दिया हुआ है पहले। मान लो एक स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 5z प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच इज कंसेंट्रिक विद दिस स्फीयर एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। तो हमको क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ही रखना है, खाली लास्ट वाली वैल्यू पे जहाँ 7 है वहाँ पे 7 को हटा के d लिख दो, और इस d की वैल्यू को निकालने के लिए उसने 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3 को यहाँ पुट करोगे। और एक और चीज की तरह भी ये क्वेश्चन बन सकता है, सेम क्वेश्चन पॉइंट हटा दिया उसने, बदले में उसने रेडियस को कंपेयर करने के लिए बोल दिया। वो बोल दिया कि जो तुम्हारा स्फीयर अब आने वाला है उसका रेडियस पिछले वाले स्फीयर के रेडियस का डबल है। हाँ, पहले इसका रेडियस निकाल लेंगे, एक वैल्यू आ जाएगी, उसका 2 टाइम्स मस्ट बी इक्वेटेड टू द रेडियस ऑफ दिस, जिसमें डी अननोन रहेगा, वहां से निकाल सकते हो। ये आया समझ में लास्ट वाली बात? ओए, क्या? अरे इसका रेडियस इसके साथ कंपेयर कर रहा है, वो बोल रहा है कि ये जो स्फीयर तुम कंसेंट्रिक स्फीयर वे तो, अबे तुम लोग होश में रहो बे, अभी तुम लोग जगाना भी पड़ेगा अभी। कंसेंट्रिक स्फीयर का कंडीशन क्या होता है? दोनों के सेंटर सेम होने चाहिए। तुमको एक क्वेश्चन देगा, एक स्फीयर की इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि इसके साथ में कंसेंट्रिक एक और स्फीयर की इक्वेशन निकालो जिसका रेडियस इस स्फीयर के रेडियस का डबल है। तो कंसेंट्रिक है तो यहाँ तक तो तुम्हारा सेम ही रहेगा। डी अलग हो गया, डी को निकालने के लिए पहले पॉइंट वाली बात कही थी वो मैंने हटा दी, उसकी जगह क्या डाल दिया कि इसका रेडियस उसके रेडियस का डबल है। तो इसका रेडियस निकाल सकते हो कौन से वाले फॉर्मूले से? अंडर रूट ओ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। मान लो कुछ भी वैल्यू आ जाती है, गंदी सी वैल्यू आ जाती है, सपोज √13 आ जाता है, तो इसका डबल करके इसके रेडियस के साथ इक्वेट कर दोगे जिसमें डी अननोन रहेगा। डी निकालने के लिए तो कर रहे हैं ना ये काम, कौन सा डी निकल आएगा? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज जहाँ से क्वेश्चन निकलता है। तुम लोग को याद होगा मैंने एक पॉइंट लिखवाया था तुम लोग को सर्कल में कि अगर कोई सर्कल 0 0 A0 और 0 B से पास करता है, उसको मैं यहाँ पे अभी करूँगा 0 0 0 A0 0 0 B0 एंड 0 0 C। अब एक एक करके पहले यहाँ का संभालते हैं। इसका एक फिगर बना लो, तुम एक ऐसा सर्कल बनाओ जो कि 0 0 A0 और 0 B से पास करता है ना। दिस इज 0 0, दिस इज A0 एंड दिस इज 0 B। ऐसे सर्कल के लिए वो 3 चीज़ें तुमसे पूछेगा, यहाँ पे भी और वहाँ स्फीयर के लिए भी। एक तो तुमसे सेंटर मांगेगा, एक रेडियस मांगेगा, एक इक्वेशन मांगेगा। अब गेस करो क्या बताया था यहाँ पे सेंटर क्या होगा? सबसे पहले सेंटर बताओ। क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारा A है और ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारा B है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तब भी यही चीज़ समझाई थी, अभी वही समझा रहा हूँ। तो ये दोनों सेम होंगे, यहाँ पे ये दोनों सेम होंगे, तो क्या ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा A/2 एंड B/2। तो यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट यूनिवर्सली क्या होगा? A/2 एंड B/2। अब बताओ रेडियस का, इसको ज्वाइन कर देंगे 0 0 के साथ A/2 B/2, रेडियस का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट का A² प्लस B²। और इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, दोनों मेरे पास में, x माइनस A/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B/2 का होल स्क्वायर
और इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। पूरा खोल दो, इसका एक फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसको पुट करो यहाँ पे और बताओ कि इस केस में सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा और इक्वेशन क्या होगा। हाँ बोलते जाओ। ए बाई टू, बी बाई टू एंड सी बाई टू। रेडियस हाफ को बाहर पहले ही बाहर रख लो, अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड विथ नो डी। जैसे वहाँ पे सी नहीं होता है, यहाँ पे डी नहीं होगा। और दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। बोलो ये सब हो जाएगा। यही सब था, इसी को मतलब अगर तुमने पहले किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो इतना तो मिनिमम करके जाना है तुमको, ताकि वहाँ पे तुम ये भी नहीं। हाँ, इससे वैरायटी बन सकती है क्वेश्चन की, मतलब कॉन्सेप्ट्स इतने ही है। आएंगे 2 क्वेश्चन पक्का 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 पक्का। दोनों गलत किया था, क्यों? आज जाके करना दोबारा। हाँ वाह, आंसर याद करके बैठे हुए। आज नहीं मिलेगा, अगली बार यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा वो। एक तो ना पहले तो असाइनमेंट बुकलेट कर लेना पूरा 3D का। 3D का हमने थोड़ा सा ऊपर ऊपर से किया है असाइनमेंट को, उसको कंप्लीट कर लो पहले। जब इतनी मेहनत कर ली क्लास करने में तो उसको कंप्लीट कर लेना। इन्होंने किया हुआ है, इनको नहीं बोल रहा हूँ, इनको सिर्फ रिवाइज करना है। तुम लोग को एक बार शुरू ही करना है अभी पहले। उसमें 37 या 38 42 क्वेश्चन, एक मिसप्रिंट है, 41 होंगे। तो 41 क्वेश्चन अपडेट कर लेना अपने आप को कि यार उनमें से कुछ नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इतना कर लोगे? चलो एक बार इसको रोक देना, डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद करवाऊंगा, एक बार रोक दो इसको।